दोस्तों भारत में एक और अधिकार या एक और एक तरह से प्रकरण जो है वो चर्चा में बना जब राइट टू डाई का कॉन्सेप्ट देखने को मिला। राइट टू डाई विद डिग्निटी क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, क्या क्या प्रावधान है इसमें, क्या हर एक इंसान इसका उपयोग कर सकता है या फिर कुछ इल पेशेंट्स के लिए ऐसा किया गया या ऐसा कुछ एक इंपॉर्टेंट एक तरह से मॉडिफिकेशन किया गया है लाइफ स्टाइल में जो इंसान किसके लिए अप्लाई होता है, किस तरीके से, भारत में क्या प्रावधान है, विश्व में क्या प्रावधान है, वो सारी चीजों पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। शुरू से लेकर आखिरी तक देखते जाइएगा। एक इंपॉर्टेंट यहां से फैक्ट आपके यहां पर क्लियर होते चले जाएंगे। सबसे पहले राइट टू डाई जो है अ ग्रोइंग डिबेट है ऑन चॉइस एंड डिग्निटी। यहां पर बेसिकली ये उन पेशेंट्स के लिए, सबसे पहले आपको बता दें, यहां पर हर एक इंसान जो है वो जीवन से कभी ना कभी उब जाता है। ऐसा नहीं कि जीवन से उब गए और अपना राइट टू डाई का प्रयोग करके वहां पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इलनेस एक प्रॉपर ऐसी इलनेस आप अगर आप सफर कर रहे हैं, टर्मिनली इल पेशेंट्स के लिए यहां पर ये सुविधा दी गई है कि जो जिनका क्योर नहीं हो सकता है और वो फिर आगे उसमें मतलब उनके पास में ये अधिकार, इसका ये प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पर्सनल फ्रीडम आर्गुमेंट का क्षेत्र में रहेगा। एंडलेस सफरिंग यहाँ पर उसको थोड़ा सा एंडलेस अगर सफरिंग्स हैं तो उनको वहां पर स्विच ऑफ करके चीजों को यहाँ पर वहीं पर एंड पॉइंट पर ले जाने की यहाँ पर अनुमति दी गई है। ऐसा यहाँ पर ये डिबेट भारत में भी देखने को मिलता है। अभी वर्तमान में एक ऐसा केस भी आया था, आपने ये वाली इमेज हर जगह पर सर्कुलेट होती हुई देखी होगी। अच्छा, ग्लोबल एग्जांपल्स में क्या है भाई, यहाँ पर नीदरलैंड में, कनाडा में, स्विट्जरलैंड में, यूएसए में ये सारी चीजें अप्लाई होती हैं। सम स्टेट्स में लीगल चीजें हैं। की इश्यूज जो इसमें आ जाते हैं वो एथिक्स आ जाता है। राइट टू लाइफ वर्सेस राइट टू चूज का एक की इशू आता है। रिलीजन भाई, मॉरल ऑब्जेक्शंस इसमें आते हैं। मेंटल हेल्थ सेफगार्ड्स, मतलब अगर मान लो ऐसे ही होता रहेगा तो हर एक इंसान मेंटल हेल्थ और बाकी सारे ट्रॉमा से गुजरता ही रहता है किसी न किसी अभाव में, तो ये प्रकरण आगे ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। इस वजह से इस पर थोड़ा सा डिबेट चलती है। लीगल लॉज अगर देखें तो कंट्रीज अलग अलग प्रकार के मत इस पर रखती हैं। अगर आर्गुमेंट अगेंस्ट की बात करें तो यहाँ पर राइट रिस्क ऑफ अब्यूज होता है, मिसकंडक्ट इसका किया जा सकता है। मॉरल कंसर्न्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो कि इसके खिलाफ में जाते हैं, इस वाले राइट के खिलाफ में। स्लिपरी स्लोप्स देखने को मिलते हैं, प्रेशर होता है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। माई बॉडी माई चॉइस, यहाँ पर व्हाट डू पीपल से, लोग यही कहते हैं भाई मेरी बॉडी, हम नहीं चाहते इसको आगे कंटिन्यू करना, हम यहीं पर एंड करना चाहते हैं। तो ये ऐसे आर्गुमेंट्स हैं जो कि लोग कहते हैं। एवरी लाइफ इज स्केयर्ड। अब ऐसे देखिए, अगर आप देखेंगे तो जो सपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई माई बॉडी, मेरी जो बॉडी है ये मेरी चॉइस है, हम अगर इसको चाह रहे हैं तो हम इसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन जो इसके अपोनेंट हैं अब इस कंप्लीट चीजों के, यहाँ पर एवरी जो वो मानते हैं कि भाई हर एक जो इंसान है वो अपने आप में सेक्रेड है और उसको एंड करना, या मतलब एक तरह से आप इसको समझ लीजिए कि ये मॉरल नहीं है या एथिकल नहीं है। अगर रिलीजन टर्म्स में देखेंगे, अगर मानवता या ह्यूमैनिटी टर्म्स में देखेंगे तो ये एथिकल चीज नहीं है कि आप किसी के जीवन को खत्म करने की परमिशन दे दें। ठीक है, स्ट्रिक्ट लॉस इसमें बने हैं और इसके अलावा मेडिकल ओवरसाइट्स हैं। भारत में क्या क्या प्रावधान है आइए समझते हैं एक एक करके। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने हरीश राणा बनाम भारत संघ का एक केस था जिसमें 12 वर्ष से अधिक समय से यहाँ पर वेजिटेटिव स्टेट, चेतनाहीन अवस्था में पड़े एक व्यक्ति को कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली लाइफ सपोर्ट को हटाने की अनुमति दे दी। यह निर्णय मरीज के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत के आधार पर लिया गया था, ये आपको याद रखना है। ये जो केस है हरीश राणा बनाम भारत संघ है, जहां पर एक व्यक्ति ऐसा था जिसे लाइफ सपोर्ट दिया गया था, लगातार वेजिटेटिव स्टेट में था, चेतनाहीन था, वो पूरी तरह से कोमा में था। वहां पर उसको अब बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट प्रिंसिपल के आधार पर यहाँ पर वो अब जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको हटाने की परमिशन यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी गई। अब इसमें जो डिबेट बन गया भाई, न्यायालय ने सामान्य 30 दिनों के विचार अवधि की शर्त को हटा दिया था क्योंकि मरीज के माता पिता और मेडिकल बोर्ड्स ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त कर दी थी कि मरीज के ठीक होने की कोई भी संभावना नहीं है। इच्छा मृत्यु यह रोगी की पीड़ा को समाप्त करने के लिए उसके जीवन का अंत करने की एक पद्धति माना जाता है। इच्छा मृत्यु के दो प्रकार होते हैं, एक सक्रिय है जहां पर अभी आगे देखने को मिलेगा क्या है सक्रिय और निष्क्रिय, आपको एक एक करके हम समझाते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा, देखिए राइट टू जो हमारा डाई है ना, ये आर्गुमेंट्स अगर फॉर में देखा जाए, जो इसके पक्ष में आर्गुमेंट्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पर्सनल फ्रीडम एक यहाँ पर है ना, एक आर्गुमेंट आता है कि भाई पर्सनल फ्रीडम और ये सारी चीजें हैं, डिग्निटी एंड कंफर्ट वाली चीजें हैं, ऑटोनॉमी है, आप अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहते हैं आप जी सकते हैं।
लेकिन अगेंस्ट में यहाँ क्या आ जाएगा भाई, मॉरल रिलीजियस इश्यूज आ जाएंगे, रिस्क अब इसकी वजह से वल्नरेबल हो जाएगा सारी चीजें। एल्डरली और डिसेबल्ड पुअर जो लोग हैं इनको तो मतलब डायरेक्टली यही कह दिया जाएगा भैया तुम लोग निकल लो यहाँ से, है ना, तुम्हें जीवन जीने का मतलब नहीं, क्योंकि आप अपनी क्षमता को आगे नहीं, आप अपने शरीर को आगे नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, या फिर आप अपनी चीजों को खुद नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो आपको इसी का प्रयोग करके यहाँ से अलविदा कर देना चाहिए। ये एक अगेंस्ट में आर्गुमेंट है, ये कुछ फेवर में आर्गुमेंट है, दोनों पर हम लोगों को बात करनी है। पूरा प्रकरण क्या है ये हमें समझना जरूरी है। अब आते हैं सक्रिय इच्छा मृत्यु पर। देखिए एक्टिव स्टेट पर क्या, इसमें चिकित्सक द्वारा जानबूझ करके आम तौर पर प्राण घातक दवाओं के माध्यम से ला इलाज बीमारी को या गंभीर रूप से बीमार रोगी के जीवन को समाप्त करना शामिल होता है। यहाँ पर अगर मान लो कोई ऐसी बीमारी है, जैसे मान लो कैंसर हो गया या कुछ ऐसी बीमारी आपको हो गई है जो कि जिसका इलाज संभव नहीं है, तो मेडिकेशन के माध्यम से आपके शरीर को खत्म करने की कोशिश, ये सक्रिय इच्छा मृत्यु है। भारत में स्थिति अगर देखें तो सक्रिय इच्छा मृत्यु भारत में पूरी तरह से अवैध है। नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे देशों में ये कानून बनाया गया है, वहां पर ये चीजें अप्लाई होती हैं। अगर आपकी बीमारी सही होने लायक नहीं है तो आपको मेडिकेशन के माध्यम से इच्छा मृत्यु प्रदान कर दी जाती है, लेकिन आपका कंसेंट इसमें जरूरी रहता है। दूसरा आ जाता है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। यहाँ पर क्या है, इसके तहत जीवन को बनाए रखने वाले चिकित्सक उपचार को रोक करके या वापस लेकर के रोगी की प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने दी जाएगी। मतलब ऐसा है, यहाँ पर चिकित्सा उपचार चल रहे हैं, तब तक चल रहे हैं जब तक वो जिंदा है, मतलब जब तक वो जिंदा है, मतलब वो मशीन के आधार पर ही जिंदा है। तो यहाँ पर ऐसा किया जाता है कि प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने दी जाती है। कानूनी स्थिति यहाँ पर यह है कि भाई रामचंद्र शानबाग मामला 2011 का था, जहां पर उच्चतम न्यायालय ने इच्छा मृत्यु की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन टर्मिनली ये मतलब अपरिवर्तनीय रोगियों के लिए सशक्त शर्तों के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी गई थी। भारत में ऐसा एक बार अनुमति देने का कार्य भी हुआ है। इससे संबंधित कुछ भारत में वैधताओं पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पर पी रथिनाथ बनाम भारत संघ का केस है। ये सर्वोच्च न्यायालय में आईपीसी की धारा 309 आत्महत्या का प्रयास करने हेतु दंड की संवैधानिक वैधता को चुनौती देता है। कोई अगर आत्महत्या कर रहा है तो उसमें दंड दिया जाए उसको, उसकी संवैधानिकता पर चुनौती देने का काम करता है ये वाला केस। पहला यहाँ पर उसी से संबंधित प्रकरण है 1994 में। उसके बाद ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का एक केस है, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय 1994 में दिए गए अपने निर्णय को पलट देता है। मतलब 1994 में जो इससे पहले आया था कि भाई आत्महत्या पर दंड होगा, वो वाला निर्णय यहाँ पर पलट दिया जाता है। जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, ऐसा सीधा से कह दिया जाता है। 1996 में मरने का अधिकार नहीं है, ये यहाँ पर पूरी तरह से कहा जाता है। अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011, ये केस ऐसा है जो सर्वोच्च न्यायालय ने अरुणा शानबाग के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी थी। सक्रिय और निष्क्रिय के बीच अंतर स्थापित किया था। कुछ स्थितियों में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी थी। अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ केस में एक बार ऐसा अनुमति भी देने का कार्य किया गया। कॉमन काज बनाम भारत संघ व अन्य की बात करें तो 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु या पैसिव, ये जो यूथेसिनिया है, को यह दावा करते हुए वैध कर दिया था कि लिविंग विल, एक दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्ति यह बताता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कोई भी व्यक्ति यह बताता है कि वह भविष्य में गंभीर बीमारी की हालत में किस तरह का इलाज कराना चाहता है, रखने वाले व्यक्ति पर निर्भर है। यदि किसी व्यक्ति के पास में लिविंग विल नहीं है तो उस परिवार के सदस्य निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए अनुमति हेतु उच्च न्यायालय जाकर के वहां पर समक्ष याचिका दायर करके उसमें वो अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का थोड़ा सा आंशिक भाग हमारे भारत में अवेलेबल हो गया है, ठीक है। उसके बाद में कॉमन कॉज निर्णय 2018 जब आता है तो इसमें 2021 के तहत में गरिमा के साथ मरने का अधिकार एक मूल अधिकार में शामिल कर दिया जाता है। इस मामले में दिशा निर्देश तय किए जाते हैं कि लिविंग विल की अवधारणा को मान्यता दी जाएगी। न्यायालय ने यहाँ पर एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स यहाँ पर उसका उपयोग करके निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, ऐसा यहाँ पर कहा था। 2023 में आते आते जारी जो संशोधित दिशा निर्देश थे उसमें वेजिटेटिव स्टेट में मरीज की जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने पर विशेषज्ञों की राय थी। प्राथमिक और एक माध्यमिक बोर्ड इसमें शामिल है, उनका गठन अनिवार्य है और उसके माध्यम से ही यहाँ पर इच्छा मृत्यु के प्रावधान को लागू किया जाएगा, ठीक है। व्यापक कानून बनाना यहाँ पर इसके लिए इस वजह से जरूरी है क्योंकि एंड ऑफ लाइफ केयर और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु से संबंधित एक व्यापक व सुसंगत वैधानिक ढांचा बनाने का आग्रह यहाँ पर लगातार किया जाता है। वो किया गया दोबारा से
प्रशासनिक निर्देश भविष्य के मामलों की प्रक्रिया में सुधार के लिए न्यायालय ने उच्च न्यायालय को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अब जब भी मेडिकल बोर्ड जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने का निर्णय लेंगे तो अस्पताल द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाएगा कि भाई ऐसा किया जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर के इच्छा मृत्यु का जो प्रकरण है उसे लागू किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है। हरीश राणा का जो केस था उसमें हम लोगों ने बात करी है, आप लोग एक बार फिर से इसे देख लीजिएगा। यहाँ पर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जो है वो आर्टिकल नंबर 21 को दिया जाता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मतलब इंक्लूड करेगा क्या, डिग्निटी ऑफ लाइफ, है ना। मतलब एक तरह से डिग्निटी इन डेथ, मतलब आप अगर जी नहीं पा रहे हैं तो आप अच्छे से मर जाए, यहाँ पर ऐसा कहा जाएगा। राइट टू चूज अ डिग्निफाइड डेथ, यहाँ पर आपको ये अधिकार दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट जो जजमेंट्स हैं वो इसी तरफ संदर्भित करती हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 21 हो गया। उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो जजमेंट है, जैसे जियान कौर केस था 1996 का, यहाँ पर राइट टू डाई एक्टिव इंथुसिया नॉट अलाउड है। सक्रिय जो इच्छा मृत्यु है उसको अलाउ नहीं किया गया है भारत में कभी भी, लेकिन पैसिव जो इच्छा मृत्यु है उसको हर बार हर एक केस में यहाँ पर उसको लीगलाइज किया गया है, काफी हद तक कर दिया गया। कंडीशन ऑफ पैसिव यूथेसिनिया, अगर उसकी बात करें सक्रिय जो इच्छा मृत्यु की अगर या निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की बात करें तो पेशेंट मस्ट बी परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में, ऐसा होना चाहिए कि भाई वो सही नहीं होने वाला। डॉक्टर और मेडिकल बोर्ड के द्वारा ऐसा रिकमेंडेशन होना चाहिए, फिर मेडिकल बोर्ड के पास या मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी और एक्टिव किलिंग नहीं होगी, स्लो तरीके से उन्हें खत्म कर दिया जाएगा दवाओं के माध्यम से, ये यहाँ पर कोशिश की जाएगी। अगर मान लो कोई लाइफ सेविंग कोई मैकेनिज्म लगा रखा है या कोई ऐसा वेंटिलेटर या बाकी सारी चीजें लगा रखी हैं तो उनको हटा करके उस पेशेंट को नेचुरली डेथ की तरफ आगे बढ़ाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। ये तरीके हैं जिसके माध्यम से सारी चीजें चलेंगी। कंक्लूजन कुल मिलाकर के राइट टू लाइफ इंक्लूड करता है राइट टू डिग्निफाइड डेथ को, ये आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल नंबर 21 में। अब ये नया एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, इंडिया अलाउड करेगा लिमिटेड राइट टू डाई पैसिव प्लस लाइव लिविंग विल को, यहाँ पर ये इंडिया अलाउड करता है पैसिव प्लस लिविंग विल, उसके आधार पर ये सारी चीजें इंडिया अलाउ करेगा। अभी हाल ही में इस पर जजमेंट भी आया है, तो इस वजह से ये चर्चा में बना हुआ है। और किस अमेंडमेंट किस आर्टिकल में इसको इंक्लूड किया गया है, किस किस जजमेंट में इसको अपडेट किया गया है, कहां से इसकी शुरुआत होती है 1994 से आप देखेंगे और 2018 तक लगातार इस पर अपडेट्स थे। अभी ये जो हरीश राणा का केस आया इसके माध्यम से चीजें फिर से चर्चा में आई और ये सारे के सारे प्रकरण आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपके एग्जामिनेशन में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और आप लोग कहते हैं ना कि सर करंट अफेयर या करंट के जो हमारे इंपॉर्टेंट वाले जो अमेंडमेंट्स होते हैं उन पर वीडियोस हो, तो ये उन्हीं पर एक वीडियो था जिसमें आप लोगों ने राइट टू डाई को अच्छे से समझा है, प्रयास किया है, जानने की कोशिश की है ना। आज का ये जो वीडियो है वो इतना ही रहेगा। अभी हम आप लोग ये कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप इस प्रकरण के बारे में क्या जानते, क्या समझ पा रहे हैं, आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा अगर कोई और भी ऐसा करंट का कोई इवेंट है जिस पर आपको मेरी तरफ से कुछ फीडबैक चाहिए तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में पेश कर सकते हैं। अभी के लिए आज के लिए इतना ही। इसी तरह के और भी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ सिलेक्शन गाइड पर। नमस्कार।